प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से मामा जी समर को बैठा करके समझा रहे हैं, तो पिताजी ने बीच में आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि किसको समझा रहे हो, इस पत्थर को समझा रहे हो, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं, यह सुन लेगा और करेगा अपने मन की, या बहू जो कहेगी वही करेगा। जाने दो, इसे जाने दो, क्योंकि बहू के पास जाने में इसे देर हो रही है, बहू के पास जाने की जल्दीबाजी है, इसे जाने दो। तो बाबूजी की यह बात समर के दिल को चीरती चली गई। कहने का मतलब कि समर को बहुत बुरा लगा। समर के मन में ऐसी बात नहीं थी, उसे बहू के पास जाने की जल्दीबाजी नहीं थी, लेकिन बाबूजी ने ऐसा कह दिया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वह जैसा है वैसा ही ठीक है, वह ऊपर चला गया। अब समर के ऊपर वास्तव में कोई असर नहीं पड़ा, असर तो पड़ रहा था, लेकिन बाबूजी ने इस तरह का तीर चला दिया कि अब उसने मन में ठान लिया कि मुझे बदलना नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। प्रभा ने पूछा कि मामा जी क्या कहते थे। वह चला गया घर में। अब उसकी पत्नी प्रभा ने पूछा कि आप मामा जी के पास बैठे थे, मामा जी क्या कह रहे थे। समर ने स्वयं को संयत करके मतलब कंट्रोल करके, संयत करना, ये संयत करना है। मैं यहाँ देखता हूँ कहीं इस जगह फिट आ जाए। अपने आप को कंट्रोल करके कहा। समझा रहे थे कि बहू को कैसे दबाकर रखना चाहिए। अब इसने बता दिया कि समझा रहे थे कि बहू को कैसे दबा करके रखना है। प्रभा ने समझाया कि बड़े हैं, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ। देखिए प्रभा कितनी समझदार है। प्रभा ने समर को समझाया, कहा कि अरे छोड़ो उनकी बातों को, अरे वो बड़े हैं, कुछ कह दिए हाँ तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जाओ थोड़ा घूम आओ। मूड ऑफ था तो प्रभा ने कहा कि जाओ थोड़ा घूम आओ, मन अच्छा हो जाएगा, मूड ठीक हो जाएगा। पर समर परेशान था क्योंकि बाबूजी ने जो कह दिया था, बहू के पास जाने की जल्दीबाजी है और यह पत्थर है, इसे जितना भी समझाओगे इसकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है, और सुन लेगा तुम्हारी बात, करेगा अपने मन की, और नहीं तो बहू जो कहेगी वही करेगा। कहने लगा कि मामा जी बाबूजी से माफी मांगने को कहते थे, लेकिन उसका कसूर क्या है जिसके लिए वह माफी मांगे। मामा जी बोल रहे थे कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे माफी मांग लो। तो समर ने कहा कि मैंने कसूर ही क्या किया, अपराध ही क्या किया कि माफी मांगू। क्योंकि माफी तब मांगी जाती है जब आदमी कोई गलती करता है, कोई कसूर करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है ना। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, तो फिर माफी किस चीज के लिए। वह यह भी कहते थे कि बहू सिखाती होगी। अब ये भी कह रहे थे कि बहू जो जो सिखाती है वही समर करता है। अब तुम बताओ प्रभा कि तुम मुझे क्या क्या सिखाती हो। खुद समर पूछ रहा है प्रभा से कि अच्छा बताओ कि तुम मुझे क्या सिखाती हो, बताओ बताओ ना। वह अपनी ही रौ में कहता गया, अपने ही रौ में कहता चला गया, मतलब जिस सिलसिले से वह कह रहा था उसको कंटिन्यू करता चला गया। बड़े आए हैं धर्म समझाने वाले। धर्म कर्म का अर्थ यह नहीं है कि मंदिर में खड़ताल बजाते रहो और सारे काम खुद हो जाएंगे। अब मामा जी ने यह भी समझाया कि तुम धर्म कर्म करो, पढ़ाई लिखाई करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आदमी धर्म और कर्म छोड़ दे। अब पिताजी ने कंप्लेन किया था मामा जी से कि समर धर्म कर्म
सब छोड़ता जा रहा है। तो मामा जी ने समर को समझाया था कि देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आदमी धर्म कर्म छोड़ दे, धर्म कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वही समर कह रहा है कि आए बड़ा धर्म और कर्म समझाने। धर्म कर्म का मतलब ये थोड़े हुआ कि आदमी मंदिर में जा करके और खरताल बजाता रहे। खरताल बजाना वो आप देखते होंगे, और लकड़ी की बनी हुई होती है और उसके बीच में गोल गोल ब्रास का, पीतल का काट करके लगाया हुआ रहता है और आदमी उंगली में फंसा करके बजाता है, उसको खरताल बोलते हैं। तो समर का ये कहना है कि धर्म कर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि आदमी मंदिर में जाए और खरताल बजाता रहे और उसका सारा काम अपने आप हो जाए। सारा काम अपने आप नहीं होगा। धर्म कर्म करने से, मंदिर में जाकर भजन करने से आपका काम नहीं होगा, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। समर असली बात समझ रहा था। समर असली बात समझ रहा था। असली बात क्या? वही कि वह कमाए और पैसा दे। अब उनके अनुसार तनख्वाह के रुपए मिल गए होंगे। समर समझ रहा था कि उनके ये सब धर्म कर्म की बात नहीं है, बहू के सिखाने पर करने की बात नहीं है। बात यह है कि बाबूजी को समझ में आ गया था कि उनको मालूम था कि 11 तारीख के आसपास उसे तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी और पैसे लाकर वह देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसने उनको एक पैसा भी नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? हम लोग ऊपर के वीडियो में देख चुके थे कि नौकरी लगते ही उसने 20 रुपए अपने दोस्त दिवाकर से उधार लेकर के और 12 रुपए की एक साड़ी खरीद कर उसने प्रभा को दी थी। साथ में कॉलेज में एडमिशन लिया था, फीस जमा किया था, फिर अपने लिए 2 जोड़े कपड़े भी लेने थे, किताब भी खरीदनी थी। तो ये सब उसी पैसे से उसे करने थे और जिसके लिए तनख्वाह तो 1 महीना बाद मिलने वाली थी, लेकिन इतने पैसे उसने पहले ही इधर उधर इनसे उनसे लेकर खर्च कर लिए थे। तो तनख्वाह मिलते ही ये सारे पैसे उसे लोगों के चुकाने थे, इसलिए उसने एक पैसा भी बाबूजी को नहीं दिया। जब आज भी इस बारे में वह नहीं बोला तो उनका धीरज टूट गया। लेकिन आज भी उसने पैसा के बारे में बाबूजी से बिल्कुल चर्चा नहीं की। यह भी बताता कि हाँ, हमारी तनख्वाह मिली और तनख्वाह के पैसे यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे खर्च किए, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए। ये सब कुछ नहीं बताया। समर को पैसे नहीं मिले थे। सही बात है कि समर को तनख्वाह नहीं मिली थी। 61 रुपए उधार हो गए थे। सैलरी थी कितनी? 70 रुपए। इसने उधार कितने ले रखे थे? 61 रुपए, 61। ये 61 जो है ये 61 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि आजकल आप लोग अंग्रेजी दाँ हो गए हैं और अंग्रेजी दाँ हो जाने के कारण आप लोगों को ये हिंदी की गिनती भी नहीं आती है। जब हिंदी में कुछ बोला जाता है तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो उसके कितने उधार हो गए थे कुल? 61। अब बाकी 8 बाबूजी को थमा दे तो उसके पास क्या बचेगा? अब बाकी जो उसके पास 8 रुपए, वैसे 70 में से 8 निकालने पर 62 होता है। 1 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। 8 रुपए यदि बाबूजी को थमा देता तो उसके पास क्या बचता? उसने कहा कि यदि प्रेस वाले ने कल भी पैसे नहीं दिए तो वह नौकरी छोड़ देगा। अभी तो ये हिसाब बता रहा है, लेकिन सही मामले में अभी उसे तनख्वाह मिली नहीं है और उसने मन में सोच रखा है
कि कल भी यदि प्रेस वाला पैसा नहीं दिया, तनख्वाह नहीं दिया, तो वह नौकरी छोड़ देगा। पैसे समय से चाहिए। प्रभा ने जबरदस्ती समर को खुली हवा में टहलने के लिए भेज दिया। जबरदस्ती कहा कि जाओ हवा में टहलो, मन ठीक हो जाएगा। उसका मूड ऑफ था। समर सोचता हुआ सड़कों पर भटकता रहा, सोच रहा था और सड़क पर घूम रहा था। सहसा उसे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। एकाएक उसे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। मुड़ कर देखा तो क्या देखा? दिवाकर जो उसका दोस्त है और शिरीष भाई जो दिवाकर के चचेरे भाई हैं, दोनों थे। दिवाकर ने कहा कि वे 2 फरलांग से पीछा कर रहे थे। दिवाकर ने कहा कि वे मतलब शिरीष भाई और दिवाकर दोनों 2 फरलांग से उसका पीछा कर रहे थे। आप कहेंगे कि ये फरलांग क्या होता है ना? तो आप लोगों को आजकल मैथमेटिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों को पढ़ाया गया था, है ना? तो ये 1760 यार्ड इक्वल टू 1। अब ये फरलांग का स्पेलिंग इंग्लिश में मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये फरलांग है ना? तो 1760 गज का एक फरलांग होता है। तो 1760 फरलांग का एक गज होता है। तो यहाँ अब इसका मतलब हो जाएगा कि 60 इंटू 2, इतनी दूरी से ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। तो वह पता नहीं किस समस्या में उलझा जा रहा था। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि दिवाकर तथा शिरीष भाई दोनों समर का पीछा कर रहे थे और उन लोगों ने बताया कि 2 फरलांग की दूरी से वह उसकी पीछा कर रहा है। तो समर ने उन दोनों को जब देखा तो खिसिया गया इसलिए क्योंकि उसका तो मूड खराब था ही और वह इस समय अपनी ही धुन में था, अपने ही सोच विचार में डूबा हुआ था। और इसी बीच में दिवाकर और शिरीष भाई दोनों ही उसे मिल गए, जिसके कारण अब तो उनसे कुछ न कुछ बातें करनी होगी और वह बात करने के मूड में नहीं है। उन दोनों को देखकर समर खिसिया गया। अब यहाँ पर बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि एक डिस्प्ले हुआ था अजीब ढंग का। वह डिस्प्ले यह बता रहा था कि तुम्हारा पेन काम करना बंद कर दिया। देखिए अभी मैं लाइन खींच रहा हूँ तो पेन काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं ना तो मीनिंग लिख पाऊंगा ना ही लाइन खींच पाऊंगा। तो आप लोग ये कर्सर जहाँ जहाँ मैं ले जा रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिएगा। शिरीष भाई ने कहा कि जो बात मन और आत्मा को कष्ट दे वह किसी से कह देनी चाहिए। अब शिरीष भाई ने समर को समझाया कि देखो, जिस बात से मन को तकलीफ हो रही हो, मन को कष्ट हो रहा हो, उस बात को किसी से कह देनी चाहिए,
जिससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। समर ने शिरीष भाई को बताया कि उनके घर में कितने घरेलू झंझट है। समर ने बता दिया शिरीष भाई को कि समर के घर में हमेशा कोई न कोई झंझट चलता रहता है। एक न एक चक्कर रोज निकलता ही रहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हर दिन कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। उसने अमर की शादी की बात उन दोनों को बताई। समर ने यह भी बताया कि कल मेरे मामा जी आए थे और मेरे छोटे भाई अमर की शादी के लिए रिश्ते लेकर आए थे। और उस बीच में जो बातें हुई मामा जी और बाबूजी के बीच, फिर बीच में समर ने भी कुछ कहा था, ये सारी बातें उसने बताई। शिरीष भाई ने यह जानना चाहा कि क्या वे सब एक साथ रहते हैं। तो शिरीष भाई ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम 4 भाई हो, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, ये सब के सब इकट्ठे रहते हो? समर ने बताया कि चाचा जी आदि अलग रहते हैं और उनका परिवार एक साथ। समर ने बताया कि समर के चाचा जी लोग अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं और समर के पिताजी और समर चारों भाई, समर की भाभी, समर की पत्नी, ये सब एक परिवार में रहते हैं। शिरीष भाई ने उसके परिवार, पत्नी आदि के बारे में सभी जानकारी ली। शिरीष भाई ने समर के परिवार के हर सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। समर भाई ने उससे प्रभा के बारे में प्रश्न किया कि क्या वह उससे सचमुच प्रेम करता है या केवल पति होने का फर्ज निभा रहा है। शिरीष भाई ने समर से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम वास्तव में अपनी पत्नी प्रभा को प्रेम करते हो या सिर्फ प्रभा के प्रति पति होने का अपना फर्ज निभाते हो? इस बात पर समर को कोई जवाब नहीं सूझा। समर को क्या जवाब सूझे? एक पति का फर्ज होता है कि पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखे, लेकिन समर तो ऐसा करता नहीं था। सिर्फ नाम के लिए उसका पति था। पति से पत्नी को जो सुख मिलना चाहिए, जो स्नेह प्यार मिलना चाहिए, वह तो प्रभा को मिल नहीं रहा था। और यही प्रश्न शिरीष भाई ने समर से पूछ दिया, जिसका जवाब समर के पास बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसने बात संभालते हुए, अब बताए तो क्या बताए, कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। तो उसने क्या किया कि बात को संभालते हुए कहा। क्या कहा? काम ही नहीं कर रहा है, क्या बताऊं। बात को संभालते हुए कहा कि वह उसी की इच्छा से पढ़ रहा है। बात को संभालते हुए कहा कि देखिए, मैं आगे की जो पढ़ाई कर रहा हूँ वह अपनी पत्नी की इच्छा से ही कर रहा हूँ। वह चाहती है कि उसका पति खूब पढ़े और अच्छी सी नौकरी करे। कहने का मतलब कि समर ने शिरीष भाई को बताया कि प्रभा चाहती है कि समर खूब पढ़े और अच्छी नौकरी करे। उसके लिए उसने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। कहने का मतलब कि समर की पढ़ाई के लिए प्रभा ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात के 12 बजे तक पीसती है। उसने बताया कि मेरी पढ़ाई के लिए ही प्रभा इतनी मेहनत करती है। वह 3 बजे सुबह में उठकर खाना बनाती है और देर रात 12 बजे तक पीसती है। पहले के ज़माने में घर में ही चक्की हुआ करती थी और हमारी माताएं बहनें उसमें गेहूँ, मकई
ये पीस करके आटा तैयार करती थी और तब कल के लिए वह रख देती थी जिससे वह रोटी बना सके। काफी देर तक विचार करके शिरीष भाई ने कहा। बहुत देर तक शिरीष भाई ने विचार किया अपने मन में और तब कहा। क्या कहा वो आगे हम लोग देखेंगे। आपकी अपनी या उन्होंने कहा कि आपकी अपनी या दिवाकर की सबकी वास्तविक स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती जा रही है। क्या? उन्होंने बताया कि आपकी स्थिति और दिवाकर की स्थिति, दोनों की स्थिति जानने के बाद मेरी समझ में आ रहा है कि संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ना ही होगा। संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली। संयुक्त परिवार, यहाँ इसको देखिएगा, ये है संयुक्त परिवार लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ज्वाइंट फैमिली की जो परंपरा है कि हमें ज्वाइंट फैमिली में ही रहना है, तो हमें इस परंपरा को तोड़ना होगा। हमें इस परंपरा को तोड़ना ही होगा, ऐसा उन्होंने बताया। अगर आप खुद जिंदा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे, तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अलग रहिए। तो शिरीष भाई ने समर को समझाया कि यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे, तो आपको अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा। कहने का मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली बनाना ही पड़ेगा। जैसा भी हो अलग रहिए, जैसे भी हो आप अपने परिवार से अलग रहिए, ऐसा शिरीष भाई ने समर को समझाया। संयुक्त परिवार में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी और उन दोनों की आकांक्षाएं सपने बनकर रह जाएंगी। समर भाई ने समझाया कि संयुक्त परिवार में आप रहेंगे तो आए दिन एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी और आप दोनों की आकांक्षाएं, आप दोनों की मतलब समर की और समर की पत्नी प्रभा की जो आकांक्षाएं हैं, जो एम्बिशन है, वे सपना ही रह जाएंगे, वे कभी पूरे नहीं होंगे। तो शिरीष भाई ने संयुक्त परिवार के दुष्परिणाम इस प्रकार बताए। उन्होंने दुष्परिणाम, दुष्परिणाम का मतलब होता है, खास में तो होता है दुष् का मतलब बुरा, परिणाम का मतलब रिजल्ट, बुरा रिजल्ट, लेकिन यहाँ इसका मतलब डिमेरिट से है ना, डिसएडवांटेज से है। क्या बताया? पहला बताया रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे बढ़ेंगे, सब होगा लेकिन रहेंगे साथ ही। इज्जत का सवाल है, अलग चूल्हा न जलने की हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींचतान, इन सब के कारण कितनी हत्याएं, आत्महत्याएं रोज होती हैं। उसने पहला बताया कि देखिए, जब आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो रात दिन हैरान रहेंगे, परेशान रहेंगे, रात दिन एक दूसरे के साथ लड़ेंगे मरेंगे, सब होगा लेकिन साथ रहेंगे। कहने का मतलब हैरान होंगे, परेशान होंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन रहेंगे साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इज्जत का सवाल बना लेते हैं। अलग होंगे तो लोग क्या कहेगा, माता पिता से अलग होकर रहेंगे तो लोग क्या कहेगा, इज्जत का सवाल है। फिर सारे परिवार हैं और अलग अलग चूल्हा जलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जो इमोशनल जो स्वार्थ है, उसी खींचतान के कारण आजकल हत्याएं होती हैं और आत्महत्याएं होती है। आदमी फेडअप हो जाता है, फैमिली में परेशान हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, कभी कभी उसकी हत्या भी कर दी जाती है, और ये सब चलता रहेगा। ये है संयुक्त परिवार में रहने का डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स। दूसरा उन्होंने क्या बताया? दूसरा क्या बताया? परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता, सारा समय तो समस्याएं बनाने में
या बनी बनाई समस्याओं को सुलझाने में चला जाता है। इन सब का कारण धन का अभाव है। दूसरा उन्होंने बताया कि यदि आप संयुक्त परिवार में ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो किसी के व्यक्तित्व का, किसी के पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का मतलब हुआ पर्सनालिटी का विकास, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस नहीं होगा और सारा समय समस्या को बनाने में या बनी बनाई समस्या है पहले से तो उसको सुलझाने में चला जाएगा। और ये इतनी समस्याएं संयुक्त परिवार में आती क्यों हैं? आदमी का विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि संयुक्त परिवार में धन का अभाव होता है, पैसे की कमी होती है। तीसरा उन्होंने कारण बताया, अपनी शक्तियों और प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता। जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो आपके अंदर में जो पावर है, विल पावर है वह, और आपकी प्रतिभा मतलब जो टैलेंट है वह, उस टैलेंट को आप सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए शक्ति ही नहीं बचती। कह रहा है कि पढ़ाई लिखाई के लिए आपके पास ताकत नहीं बचती है, बौद्धिक विकास, आपके विजडम के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, और मेंटल, मानसिक मतलब मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपके पास शक्ति नहीं बचती। आपकी सारी शक्ति समस्याओं को सुलझाने में ही चली जाती है। चौथा कारण उन्होंने बताया क्या? संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देने की बात तो दूर रही, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया चौथा ये है कि यदि आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो संसार में जो ज्ञान विज्ञान है या जो साहित्य लिटरेचर है, दर्शन जो फिलॉसफी है, उसको आप कुछ देने की तो दूर की बात रह गई, आप उसके विकास तक की बात नहीं सोच सकते। कहने का मतलब कि आदमी जब ज्वाइंट फैमिली में रहेगा तो न तो वह ज्ञान विज्ञान की उन्नति कर सकता है, न तो साहित्य की उन्नति कर सकता है, न तो दर्शन की उन्नति कर सकता है। और ये उन्नति करने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी और ने यदि ज्ञान विज्ञान और साहित्य दर्शन की उन्नति कर दी है, आपको उस उन्नति के बारे में पता भी नहीं चलेगा, आप जान भी नहीं पाएंगे, परिचित भी नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि समर भाई ने, यह एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, एक डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसका लॉन्ग आंसर होगा। क्या होगा कि शिरीष भाई ने, प्रश्न ऐसे बनेगा, शिरीष भाई ने संयुक्त परिवार की जो खामियां बताई है या जो बुराइयां बताई है, जो कुरीतियां बताई है, उसे समझाकर लिखें। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर इससे आगे की बात आगे के वीडियो में देखेंगे। और जब इसको एक बार बंद करके और फिर से ऑन करूँगा तो हो सकता है कि उस समय यह पेन पेंसिल ये सारे काम करने लगेंगे, तो उसमें शायद हम मीनिंग लिखने का, अंडरलाइन करने का काम भी कर पाएंगे। फिलहाल इसको बीच में तो बंद कर नहीं सकते, बंद करने का मतलब है कि ये फिर से नया से काम करना पड़ेगा, इसलिए इतना कर्सर से ही काम मैंने चलाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखता हूँ, आगे का वीडियो फिर आगे के वीडियो में फिर हम लोग ये भाग जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग आगे के वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब कभी अगला वीडियो देखिए तो पिछला वीडियो का ये पार्ट इतना पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए, और तब इस पार्ट को सुनिए कि ताकि ये कंटिन्यू
होता रहे। फिलहाल धन्यवाद।